हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे पवार वंश के बारे में। पवार वंश के बारे में देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और पवार वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे पवार वंश के बारे में। ठीक है, परमार वंश या इसी को हम क्या बोलेंगे, पवार वंश बोलते हैं। ठीक है, अगर हम पवार वंश के स्रोत देखते हैं यानी कि पवार वंश के जो स्रोत है कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, तो कुछ हमें अभिलेख मिलेंगे पवार वंश के बारे में, कुछ हमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत मिलते हैं और इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ वंशावली मिलेगी। ठीक है, वंशावली, तो इन जगह से हमें पवार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख की बात हम आगे करेंगे, जब हम राजा वगैरह पढ़ेंगे वहां पे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में हमें क्या क्या मिलती है, जैसे सभासार है, सभासार है, सुदर्शन शाह ने लिखी हुई है, ये सुदर्शन शाह, यहाँ से हमें पवार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 1828 में इसे लिखा गया था। ठीक है, 7 खंडों में लिखा गया है इसको और ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में इसको सभासार को। ठीक है, इसके अलावा हमें मानवोदय काव्य मिलेगा। मानवोदय काव्य के जो लेखक है वो भरत कवि है। 1600 में इसे लिखा गया था और पवार वंश का जो सबसे प्राचीन जो काव्य माना जाता है वो इसी को माना जाता है, किसको, मानवोदय काव्य को। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप, इसके जो लेखक थे मेधाकर शर्मा थे, मेधाकर शर्मा। ठीक है, और इसे लिखा गया था 1728 में। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं गढ़ राजवंश। गढ़ राजवंश, ये जो गढ़ राजवंश जो पुस्तक है, काव्य है, ये किसका था, ये मौलाराम का था। ठीक है, गढ़ राजवंश काव्य ये किसका था, मौलाराम का था। तो यहाँ से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, पवार वंश के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं एक गढ़ राजवंशावली, गढ़ राजवंशावली। ठीक है, ये किसकी थी, ये देवराज की, देवराज की थी गढ़ राजवंशावली। एक गढ़ राजवंश काव्य है और एक क्या है, गढ़ राजवंशावली। ये किसने लिखी है, देवराज ने। इसमें देवराज ने लिखा था कि कनकपाल ने जो है 688 में जो है पवार वंश की स्थापना की थी। किसने लिखा था, देवराज ने। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे पवार वंश की जो स्थापना है वो कब होती है। ठीक, इसके अलावा कुछ हमें यहाँ पे मुस्लिम साहित्य मिलते हैं, मुस्लिम साहित्य, जहां से हमें पवार वंश के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे जहांगीरनामा मिलेगा। ठीक है, शाहजहांनामा मिलेगा, शाहजहांनामा मिलेगा। ठीक है, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा और मासिर उल उमरा, मासिर उल उमरा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मिलेगा तारीख ए बदायूनी, तारीख ए बदायूनी। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम साहित्य है इनसे भी हमें पवार वंश के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, मासिर उल उमरा और तारीख ए बदायूनी, यहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वंशावली की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें मोलाराम की वंशावली मिलेगी। ठीक है, हार्विक की वंशावली मिलेगी। ठीक है, वैकेट की वंशावली मिलेगी और इसके अलावा यहाँ पे हमें जो वंशावली मिलती है एटकिंसन की। ठीक है, तो इन सारे इतने सारे हमें यहाँ से क्या मिलती है, वंशावली भी मिलती है। देखो इन वंशावलियों में क्या होता है, इनमें राजाओं का जो टाइम पीरियड होता है वो सब इनमें दिया रहता है, जो भी हमारी क्या होती है, वंशावली होती है। ठीक है, बाकी अभिलेख हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ ये साहित्यिक स्रोत थे, ये मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया आपको। ठीक, अब देखो इसके बाद अगर हम देखते हैं पवार वंश की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, पवार वंश की उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देंगे, अलग अलग मत होते हैं सभी के कि पवार वंश की जो स्थापना कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले कुछ विद्वानों का मानना है कि गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र। ठीक है, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होता है, जो गुरु वशिष्ठ है ये क्या करेंगे, आबू नामक पर्वत पे जाएंगे राजस्थान में और वहां पे एक हवन कुंड का निर्माण करेंगे और उस हवन कुंड से एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं जिसका नाम ये रखते हैं परमार वंश। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, पवार वंश की जो है उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मध्यकाल में देखते हैं तो मध्यकाल में अगर हम देखें, मध्यकाल में धार नगरी गुजरात, धार नगरी कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, धार नगरी गुजरात में जो है एक कृष्णराज नामक एक शासक था। कौन था, कृष्णराज नामक यहाँ पे एक शासक था। और ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पे कृष्णराज नामक शासक शासन कर रहा था तो उस समय यहाँ पे कुछ पवार वंश के शासक भी थे। कौन थे, यहाँ पे पवार वंश के शासक भी थे। लेकिन होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में इस कृष्णराज नामक शासक को यहाँ से क्या कर देते हैं, इसका शासन को समाप्त कर देते हैं और यहाँ से माना जाता है कि पवार वंश यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उत्तराखंड में बात करते हैं मध्यकाल की, तो जब उत्तराखंड में मध्यकाल था तो उस टाइम पे मध्यकाल में उत्तराखंड में जो है, मध्यकाल में उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ पे किसका शासन था, कत्यूरी वंश का शासन था, कत्यूरी वंश का शासन था। और यहाँ पे क्या होता है, कत्यूरी वंश का पतन होता है और जब कत्यूरी वंश का पतन होता है तो उत्तराखंड यहाँ पे दो क्षेत्रों में बटेगा, एक हमारा पूर्वी क्षेत्र बन जाता है और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों क्षेत्र पे अलग अलग शक्तियां स्थापित होती है। ठीक है, अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे चंद्रवंश की स्थापना हो जाती है, चंद्रवंश के लोग यहाँ पे हो जाते हैं और पश्चिमी क्षेत्र में हमारा क्या हो जाता है, परमार वंश की स्थापना हो जाती है, यानी कि परमार वंश के जो शासक थे वो पश्चिमी क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कब, कत्यूरी वंश के पतन के पश्चात। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि परमार वंश से पहले उत्तराखंड में किस वंश का शासन था, कत्यूरी वंश का यहाँ पे क्या था, शासन था। अब परमार वंश की उत्पत्ति होगी पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, और जब यहाँ पे कत्यूरी वंश का जो पतन होता है तो जो हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र था यहाँ पे 52 छोटी छोटी गढ़ियां स्थापित थी, गढ़ 52 जो गढ़ थे वो स्थापित थे यहाँ पे। गढ़ का मतलब यहाँ पे क्या था, प्रत्येक छोटे छोटे जो गढ़ थे वहाँ पे प्रत्येक गढ़ में अलग अलग शासक क्या होते थे, शासन करते थे। ठीक है, इन 52 गढ़ों में, तो इन 52 गढ़ों में से एक गढ़ था चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़। और ये जो गढ़ था ये यहाँ पे सबसे शक्तिशाली गढ़ इसे माना जाता है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली गढ़ भी इसे माना जाता है और सबसे प्राचीन गढ़ भी इसी गढ़ को माना जाता है, सबसे प्राचीन गढ़ भी इस गढ़ को माना जाता है, चांदपुर गढ़ को। ठीक है, ये जो चांदपुर गढ़ है ये चमोली में है आपका, अटागाड़ नदी के किनारे था। ठीक है, इस नदी के किनारे, अटागाड़ नदी के किनारे। अब देखो यहाँ पे जो चांदपुर गढ़ था ना, इस गढ़ का जो राजा था, चांदपुर गढ़ का जो राजा था उसका नाम था भानु प्रताप। क्या था उसका नाम, भानु प्रताप था। होता क्या है, 887 ईस्वी में, 887 ईस्वी में कनकपाल नामक व्यक्ति, कनकपाल नामक व्यक्ति, ठीक है, कनकपाल जो नामक व्यक्ति था ये धार नगरी, धार नगरी गुजरात से, ठीक है, धार नगरी गुजरात से उत्तराखंड में आएगा, यानी कि इस गढ़वाल क्षेत्र में आएगा तीर्थाटन पे। ठीक है, किस पे आएगा, यहाँ पे तीर्थाटन पे आता है, यात्रा पे आता है और इस कनकपाल की जो मुलाकात होगी वो हो जाती है किससे, भानु प्रताप से।
कनकपाल की मुलाकात किससे होती है? भानु प्रताप से होती है। जब इनकी मुलाकात होती है तो भानु प्रताप कनकपाल से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है, और जब भानु प्रताप कनकपाल से अत्यधिक प्रभावित होता है तो भानु प्रताप कनकपाल से कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मेरी पुत्री का विवाह क्या है, मतलब मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ कनकपाल से। तो भानु प्रताप अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करवाएगा, लेकिन यहाँ पे एक शर्त और रख देता है कि अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराऊंगा तो यहाँ पे जो शासन प्रशासन है, यानी कि ये जो चांदपुर गढ़ी का जो शासन है, यहाँ पे शासन भी तुम्हें ही चलाना होगा, ठीक है। तो कनकपाल इस शर्त को मान जाता है और यहाँ पे भानु प्रताप अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करेगा और कनकपाल को दहेज स्वरूप यहाँ पे चांदपुर गढ़ी को दे देता है, ठीक है। अब क्या होगा, कनकपाल 887 में आता है उत्तराखंड में, 888 में इसकी शादी हो जाती है। उसके बाद 888 में ये क्या करेगा, यहाँ पे चांदपुर गढ़ी में पवार वंश की स्थापना करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है पवार वंश की स्थापना कब होती है, 888 में। किसने की है, कनकपाल ने की है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे पवार वंश की स्थापना कर देता है 888 में कनकपाल, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ अलग अलग वंशावली जिनमें अलग अलग पवार वंश का जो है संस्थापक माना जाता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मौलाराम की वंशावली, मौलाराम की वंशावली, मौलाराम की जो वंशावली है इसमें पवार वंश का जो संस्थापक है वो किसे माना गया है, भौनापाल को, ठीक है। मौलाराम की वंशावली में पवार वंश का संस्थापक किसे माना गया है, भौनापाल को। ऐसे हमें किसकी वंशावली मिलेगी, हार्डविक की, हार्डविक की वंशावली मिलेगी, ठीक है। और इस जो हार्डविक है इसकी वंशावली में पवार वंश का संस्थापक माना गया है भोगदत्त को, ठीक है। इसके अलावा श्री प्रसाद डबराल, श्री प्रसाद डबराल उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में पवार वंश का जो संस्थापक है, पवार वंश का संस्थापक जगतपाल को मानते हैं। किसको मानते हैं, श्री प्रसाद डबराल पवार वंश का संस्थापक किसे मानते हैं, जगतपाल को, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं एक वंशावली मिलेगी हमें अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावली, अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावली। यहाँ पे जो माना जाता है कि पवार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, भगवान पाल था, भगवान पाल था, ठीक है। अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावली के अनुसार पवार वंश का संस्थापक कौन है, भगवान पाल है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हमें मिलती है बैकेट की वंशावली, बैकेट की वंशावली, ठीक है। सुदर्शन शाखा सभासार, सुदर्शन शाखा सभासार, विलियम्स की वंशावली, विलियम्स की वंशावली, एटकिंसन की वंशावली, एटकिंसन की वंशावली, ठीक है। इन सब वंशावली में जो है पवार वंश का संस्थापक किसे माना गया है, कनकपाल को, किसे माना गया है, कनकपाल को, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि पवार वंश का जो मूल संस्थापक है वो कौन है, कनकपाल, ठीक है। पवार वंश का मूल संस्थापक कौन है, कनकपाल है, ठीक। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पवार वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन है, तो फिर आप क्या करोगे, अजयपाल, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अगर क्वेश्चन आता है पवार वंश का जो मूल संस्थापक है वो कनकपाल है और पवार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, अजयपाल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक लेखक आते हैं पातीराम, पातीराम, इनकी एक पुस्तक है गढ़वाल एंसेट, एंसेट एंड मॉडर्न, ठीक है। गढ़वाल एंसेट एंड मॉडर्न, इसमें ये क्या लिखते हैं पातीराम, इन्होंने बोला जो कनकपाल है ना वो मालवा राजस्थान से आए थे, कनकपाल मालवा राजस्थान से आए थे। ये सिर्फ किसने बोला, पातीराम ने बोला। गढ़वाल एंसेट एंड मॉडर्न में बोला पातीराम ने कि जो कनकपाल है वो मालवा राजस्थान से आया है, ठीक है। इसके अलावा जो और लेखक है जैसे भक्त दर्शन है, एटकिंसन है, एच.जी. वाल्टन है, इन्होंने बोला कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया, ठीक है। तो सबके मत अलग अलग है। पवार वंश का अगर आपको मूल संस्थापक पूछता है तो कनकपाल, वास्तविक संस्थापक पूछता है तो अजयपाल, और अगर वो इस तरह से पूछता है कि मौलाराम के अनुसार कौन है पवार वंश का संस्थापक तो भौनापाल, हार्डविक के अनुसार भोगदत्त, श्री प्रसाद डबराल के अनुसार जगतपाल और अल्मोड़ा की जो प्राप्त वंशावली है उसके अनुसार पवार वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, भगवान पाल है, ठीक है। अब देखो इसके बाद और भी राजा बनेंगे लेकिन सारे राजा तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इसके बाद जो सबसे मेन जो हमारे यहाँ पे पवार वंश का जो नेक्स्ट शासक इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सोनपाल, ठीक है। सोनपाल, सोनपाल पवार वंश का 24वां शासक है, 24वां शासक था सोनपाल पवार वंश का, ठीक है। और ये जो यहाँ पे शासन करेगा 1243 से 1250 ईस्वी तक, 1243 से 50 ईस्वी तक, ठीक है। यहाँ पे शासन करेगा कौन, सोनपाल करेगा, ठीक है। सोनपाल ने क्या किया, भिलंग घाटी पे आक्रमण किया, भिलंग घाटी पे, भिलंग घाटी, और ये भिलंग घाटी कहाँ थी, टिहरी में। यहाँ पे ये आक्रमण करेगा और इस आक्रमण में यहाँ पे इसे सफलता मिल जाती है, यानी कि ये क्या करेगा, भिलंग घाटी को जीत जाता है कौन, सोनपाल। अब ये इस भिलंग घाटी का नाम क्या करेगा, सोनी भिलंग कर देता है, भिलंग घाटी का नाम क्या कर दिया इसने, सोनी भिलंग कर दिया। जब इसने भिलंग घाटी को जीता था किसने, सोनपाल ने। इस सोनपाल को स्वर्णपाल भी कहा गया है, क्या बोला गया इसे, स्वर्णपाल भी कहा गया है। और ये पवार वंश का कौन से नंबर का शासक है, 24वां शासक है, ठीक है। इसके बाद जब ये इसका नाम सोनी भिलंग करेगा तो इस राजा को सोनपति राजा भी कहते हैं, सोनपाल को सोनपति राजा। कभी क्वेश्चन आ गया पवार वंश के किस शासक को सोनपति राजा कहते हैं, सोनपति राजा किसे कहते हैं, सोनपाल को कहते हैं या स्वर्णपाल को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा राजा आएगा तुम्हारा लखनपाल, कौन आएगा, लखनपाल, या इसी को हम बोलते हैं लसन देव, क्या बोलेंगे इसी को, लसन देव बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पवार वंश का शासक था 28वां नंबर का शासक था, 28वां नंबर का शासक था कौन, लखनपाल या लसन देव, ठीक है। इसके बारे में हमें सबसे मेन जो जानकारी मिलती है इसके समय में सबसे प्राचीन ताम्र मुद्रा हमें मिलती है, सबसे प्राचीन ताम्र मुद्रा। क्वेश्चन आएगा पवार वंश का कौन सा शासक है जिसका सबसे प्राचीन ताम्र मुद्रा मिलती है हमें, तो वो है हमारा कौन, लखनपाल या लसन देव, ठीक है। और कौन से नंबर का राजा है, 28वां नंबर का ये क्या है, शासक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट जो राजा आएगा अनंतपाल आएगा, कौन आएगा, अनंतपाल। अनंतपाल पवार वंश का 29वां शासक था और इस शासक का हमें एक शिलालेख मिलता है, ठीक है। अनंतपाल का हमें क्या मिलेगा, शिलालेख मिलेगा, धारसिल शिलालेख, धारसिल शिलालेख मिलेगा मंदाकिनी घाटी से, मंदाकिनी घाटी से, ठीक है। इससे पहले पेपर में आ भी रखा है कि धारसिल शिलालेख का संबंध किस वंश के शासकों से था, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन में था पवार वंश, चंद्रवंश, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो धारसिल शिलालेख है किस वंश के शासक का हो गया, पवार वंश का। और अगर प्रॉपर शासक पूछता है तो किसका हो जाएगा, अनंतपाल का। अगर क्वेश्चन आता है धारसिल शिलालेख कहां से मिला हमें, तो धारसिल शिलालेख मिलता है हमें कहां से, मंदाकिनी घाटी से, ठीक है। इसके बाद सीधा सीधा बात करेंगे पवार वंश में एक 34वां शासक आएगा जगतपाल, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे शासक आएगा वो कौन आएगा आपका, जगतपाल आएगा, जगतपाल। ये था पवार वंश का 34वां शासक, ठीक है, जगतपाल। इसका हमें क्या मिलता है, सबसे प्राचीन ताम्रपत्र। देखो दोनों चीजें अलग अलग, सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किसका मिलता है, जगतपाल का। क्वेश्चन अगर आता है ऐसे, अगर क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन ताम्र मुद्रा किसकी मिलती है, तो वो लखन देव की है, ठीक है। सबसे प्राचीन ताम्रपत्र मिलता है जगतपाल का, 1455 ईस्वी में ये ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है। ये ताम्रपत्र देवरिया के रघुनाथ मंदिर से मिलेगा, रघुनाथ
मंदिर से मिलेगा, ठीक है। रघुनाथ मंदिर तुम्हारा द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये ताम्रपत्र मिलता है, और इस ताम्रपत्र में जगतपाल को क्या बोला गया है, रजवार कहा गया है, रजवार, ठीक है। इस ताम्रपत्र में जगतपाल को क्या बोला गया है, रजवार कहा गया है। और जो हमारे श्री प्रसाद डबराल इतिहासकार है, उन्होंने उत्तराखंड में पवार वंश का जो संस्थापक है वो इसी राजा को माना है, यानी कि किसको माना है, जगतपाल को माना है, ठीक है। तो इसके बाद हम सीधा जो नेक्स्ट शासक आएगा वो आएगा अजयपाल, और अजयपाल जो होगा वो पवार वंश का हमारा कौन सा नंबर का 37वां शासक होगा। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही है, तो धन्यवाद।